हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। ये जो हमारा वीडियो आएगा सेट नंबर 4 का सेकंड पार्ट आएगा। सेट नंबर 4 के वन पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आप स्टूडेंट को मैं सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। इस वाले क्लास के अंदर आप स्टूडेंट को मैं सारे सारे जो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन बच गए थे और आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपके बच गए थे और मैप के आपके क्वेश्चन बच गए थे, उनको मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ आज की इस क्लास के अंदर में। तो आज इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा जो क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं करा रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसके सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीवीएससी में आए हुए बार बार रिपीटेड होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन पेपर को आपको मैं करा रहा हूँ। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट को दो काम करना जरूरी होता है। पहला, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कौन पे सेट करना होता है। दूसरा, इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। ये चीज दो काम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और क्लास 12 के दिन मैं आपको फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ, उसका क्वेश्चन पेपर का वीडियो चाहिए आपको तो हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो, आपको मिल जाएगा। और क्लास का पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। आंसर की जो आपको चाहिए होता है वह आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन पेपर सेट पेपर 1 के अंदर में आपके पार्ट 1 के सारे एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे और सेट 2 के अंदर में पार्ट 2 के अंदर आपको मैं सेशन बी से आपको मैं स्टार्ट करूंगा। और सेशन बी के अंदर जो आपका 18 और जो 19 क्वेश्चन आपका स्रोत आधारित होता है, इसके क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में से मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपके 6 मार्क्स आपके होते हैं, एक तरह से बोले तो फ्री के मिलते हैं। इसी में से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन क्वेश्चन के आंसर, इसलिए आपको मैं ये कराऊंगा नहीं, आप खुद भी आराम से कर सकते हो इसको। ठीक है, तो एक सेकंड हो जाओ, इसलिए आपको मैं करा नहीं रहा हूँ। हम सीधे आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 3 नंबर वाले जो आपके जो बिना सोर्स वाले होते हैं ना, सोर्स बेस्ड वाले, उसको बिना करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, रियल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सेशन नंबर सी से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 से 23 क्वेश्चन जो आपके आएंगे, 3 नंबर 3 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन आपके हैं। तो लेट्स डू इट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20। तो ए से पूछा जा रहा है, देखो, एशिया में कई ऐसे स्थान है जहां जहां लोग कम और कुछ ऐसे स्थान है जहां लोग बहुत अधिक है। ठीक है, तो ठीक है, जी बी क्रेसी की यह टिप्पणी विश्व के जनसंख्या वितरण के स्वरूप में भी सत्य है, बिल्कुल सही बात है। और जनसंख्या के ऐसे आसमान वितरण के लिए किन्हीं 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूगोलिक कारकों को स्पष्ट कीजिए। क्या हमारे को 3 कारक बताने हैं जनसंख्या वितरण के, वो भी भूगोलिक वाले। ठीक है, भूगोलिक कारक बताने हैं हमारे को। तो चलो बताते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा उलझने भी आपको नहीं देखने को मिलेगा, सीधे डायरेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। तो ये रहा, ये देखो, 3 कारण हमारे को बताने हैं। तो जनसंख्या वितरण के 3 भौगोलिक कारक। पहला कारक ना आपका क्या होता है, जल की उपलब्धता। जल जहां पर होगा, ठीक है, जल जहां पे आसानी से मिल जाएगा वहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा बसेंगे। तो जल की उपलब्धता, जल जीवन का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। तो पहला कारक ये है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो भू आकृति। जैसे कि देखो, लोग समतल मैदानों और मन ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, मतलब कि वहां पर बसना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन और सड़क निर्माण उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं। तो यहाँ पर भू आकृति सही रहेगा, प्लेन रहेगा, समतल रहेगा, पहाड़ी इलाका नहीं रहेगा। पहाड़ी इलाके में हर एक चीज, लाइट हो गया, सड़क हो गया, फसल के उत्पादन हो गया, उद्योगों के निर्माण हो गया, उद्योग स्थापित करना हो गया, ये सब में दिक्कत आता है। ठीक है, तो लोग यहाँ पर ज्यादा बसना वरीयता देते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जलवायु। जलवायु के अंदर आपका क्या है, जैसे कि ज्यादा गर्म वाले प्रदेश हो गए, ठीक है, जल ज्यादा गर्म वाले प्रदेश हो गए या ज्यादा ठंडे वाले प्रदेश हो गए, जो भी जगह होते हैं उनमें ज्यादा बसना लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा ठंड होती है, ज्यादा गर्मी होती है। तो देखो, अति उष्ण मतलब अधिक गर्मी अथवा ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु मानव बसने के लिए असुविधाजनक है। ठीक है, वहां पर बस नहीं सकते लोग। तो सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिकांश जनसंख्या पाई जाती है, उदाहरण के लिए आपके भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंदर में जो भी आपके देश सब है, ठीक है, जो भी देश सब आते हैं वैसा सारे आपके अच्छे जलवायु वाले देश वाले हैं। तो 3 कारण आपके थे, 3 कारण हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अथवा वाला क्वेश्चन आएगा। देखो, प्रवास को जनसंख्या और एक सेकंड, देखो, प्रवास को जनसंख्या और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने के की दिशा में एक स्वतः स्फूर्त, ठीक है, स्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, प्रवास को देखो, प्रवास क्या आता है, जहां पे भी प्रवास होता है ना,
तो किसी भी जगह पे किसी भी क्षेत्र में प्रवास हुआ, ठीक है, तो वहां पर जनसंख्या और आपके संसाधन दोनों पे क्या करेगा, वह इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है, सिर्फ इतना समझ लो बस। ठीक है, इतना समझ लो। आगे देखो, जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में प्रवास की किन्हीं तीन विशेषताओं को समझाइए। जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण निर्धारक। ठीक है, अब जनसंख्या परिवर्तन के जो जनसंख्या परिवर्तन जो आपका होता है, एक प्रवास के कारण भी आपका होता है। ठीक है, प्रवास के कारण होता है, क्योंकि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाके रह जाते हैं, रहने लग जाते हैं। ठीक है, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, अच्छी जीवन व्यवस्था हो गई, इस सब के कारण वहां पर जाना लोग जाकर के बसने लग जाते हैं। तो उनके बीच में तो इसको हमारे को जनसंख्या, ठीक है, तो हमारे को बताना है कि जनसंख्या परिवर्तन के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में प्रवास की किन तीन विशेषताओं को हमारे को समझाना है। जनसंख्या परिवर्तन मेरे किस प्रकार से वह जनसंख्या परिवर्तन करता है, तो उसके उस प्रकार से हमारे को तीन विशेषता बताना है, प्रवास की किन तीन विशेषता हमारा बताना है। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। तो पहला हम लिखेंगे जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन के रूप में प्रवास की तीन विशेषताएं। पहला आप लिखो जनसंख्या का पुनः वितरण। ठीक है, पुनः वितरण मतलब दोबारा वितरण करता है। ठीक है, जनसंख्या क्या करता है, कोई एक क्षेत्र में लोग पहले से रहा करते हैं, ठीक है, अब उस क्षेत्र से लोगों को दूसरे क्षेत्र में भेज देता है, तो क्या करता है, पूर्ण वितरण करता है। ठीक है, फिर से वितरण करता है, दोबारा वितरण करता है। ठीक है, तो देखो, प्रवास लोगों को घनी आबादी वाले क्षेत्रों से कम आबादी वाले क्षेत्रों में ले जाता है। क्या करता है, प्रवास जो होता है, प्रवास लोगों को घनी आबादी क्षेत्र, जहाँ पे ज्यादा आबादी होता है वहां पर कम आबादी वाले क्षेत्र में ले जाता है, और जिससे जनसंख्या का भौगोलिक वितरण बदल जाता है, और संतुलन बनाने में मदद मिलती है। संतुलन बनाने में क्या होता है, आपको मदद भी मिलती है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण के हिसाब से हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो आप अगला, जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या संरचना में परिवर्तन। ठीक है, मतलब जनसंख्या के अंदर परिवर्तन, जनसंख्या संरचना, संरचना के अंदर जनसंख्या संरचना का मतलब होता है इसमें लिंग, जैसे कि लिंग भी होते हैं, आयु भी हो गया है। ठीक है, लिंग पुरुष है, स्त्री है, कितने पढ़े लिखे आएंगे। ठीक है, ये सारा संरचना के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो देखो देखो, ये गंतव्य क्षेत्र में कार्यशील, गंतव्य क्षेत्र मतलब जहां पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन, जहां पे पहुंच गए हैं लोग। ठीक है, जैसे कि एक शुरुआत वाला इलाका होता है, शुरुआत लेकर से जहाँ पे हमारा गंतव्य एक होता है, ठीक है, जहां पे पहुंचना होता है उसको हम गंतव्य स्थान कहते हैं। तो देखो, ये गंतव्य क्षेत्र में कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या बढ़ा सकता है, और जबकि मूल क्षेत्र के बच्चों बुजुर्गों का अनुपात अधिक हो सकता है। ठीक है, और जिससे आयु और लिंग संरचना प्रभावित होती है। अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये गंतव्य क्षेत्र में कार्यशील आयु वर्ग, ठीक है, आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या बढ़ा सकता है। ठीक है, वहां पर कार्यशील में जो कभी काम धन करते हैं उन व्यक्तियों की संख्या को कर सकता है, बढ़ा सकता है। और जबकि मूल क्षेत्र में, जो पहले वाले क्षेत्र के अंदर में जो था, पहला क्षेत्र था ये वाला, मूल क्षेत्र में पहले वाला क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में बच्चों और बुजुर्गों का अनुपात अधिक हो सकता है। वहां पर अब कार्यशील जनसंख्या, युवा लोग चले जाएंगे, तो बचे क्या, बच्चे बुजुर्ग ही बचे, का अनुपात अधिक हो सकता है, जिससे आयु आयु हो गया, लिंग संरचना प्रभावित होता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट आप लिखोगे सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इससे सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ेगा। देखो, प्रवासी अपने साथ कई नई भाषाएं, रीति रिवाज और मूल्य लाते हैं। ठीक है, पैसे लाते हैं, मूल्य, या मूल्य अपना, या गुण भी बोल सकते हो एक तरह से, पैसे भी बोल सकते हो, गुण भी बोल सकते हो, रुपए। ठीक है, जिससे गंतव्य क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता बढ़ती है और समय के साथ समाज बदलता है। ठीक है, तो वहां पर अलग अलग देखो, जैसे कि बिहार का हो गया कोई, तो बिहार से दिल्ली में गए, तो दिल्ली के ना जान तो सभी के सभी लोग रहते हैं, सभी के सभी जितने भी संस्कृति वाले लोग हैं अलग अलग, सभी रहते हैं, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, बिहारी, ठीक है, सभी रहते हैं भाई। उत्तर प्रदेश के, यूपी के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, सभी जम्मू कश्मीर के, सभी के, चेन्नई, कलकत्ता, सभी के रहते हैं लोग, मिक्स है। तो यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता भी आ जाती है इसके कारण। तो ये तीन पॉइंट आप लिखोगे इसके आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 21। देखो, समता और सतपोषणीयता मानव विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ है, कोई तीन तुलनात्मक बिंदु देकर स्पष्ट कीजिए। अब समता हो गया, समान, सतपोषणीयता, चार स्तंभ होते हैं आपके। ठीक है, एक उत्पादकता भी है, सशक्तिकरण भी आपका आएगा, चार टोटल आपके स्तंभ होते हैं मानव विकास के। तो उसमें हमारे को बताना है कोई तीन तुलनात्मक बिंदु, और दोनों के बीच में हमारे को तीन तुलनात्मक बिंदु, तीन कोई बिंदु लेना है, तीन विषय या टॉपिक लेना है, जिसमें दोनों के बीच में हमारे को ना तुलनात्मक बिंदु देकर स्पष्ट कीजिए। दोनों का अंतर, मतलब दोनों के अंदर में अंतर क्या आएगा,
मार्ग बिंदु के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो चलो देखो आप। तो पहला हम बात करते हैं जैसे कि उद्देश्य की बात करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या हम क्या ले रहे हैं, उद्देश्य ले रहे हैं। दोनों का उद्देश्य क्या क्या होता है पहला। ठीक है, तो क्षमता इक्वलिटी, ठीक है, जिसको हम इक्वलिटी इंग्लिश में कहते हैं, अवसरों की निष्पक्षता और संसाधनों के समान वितरण पर केंद्रित है। क्या कहता है, संसाधनों के, ठीक है, अवसरों की निष्पक्षता, सभी को अवसर समान मिलना चाहिए। संसाधनों के समान वितरण, सभी के पास में संसाधन भी केवल समान होने चाहिए, पर केंद्रित है। असतत पोषणीयता आपका क्या है, देखो, तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वर्तमान की जरूरत को पूरा करने पर जोर देता है। तो इसका मतलब ये पहला उद्देश्य अलग अलग हो गया दोनों का। दोनों के बीच में हमारे को कुछ पॉइंट्स लेने थे। नेक्स्ट आपका आएगा दायरा स्कोप। ठीक है, अब इसमें कहाँ तक ये देखता है, कहाँ तक ये जाता है। ठीक है, दायरा कहाँ तक ये सोचता है, क्या किन की चीजों के बारे में। दायरा स्कोप, इसमें किन की, एक देखो पहले पढ़ो फिर समझाता हूँ। तो दायरा देखो, मुख्य रूप से सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों से संबंधित, जिसमें जिसमें के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना है। तो ये क्या करता है, स्कोप का मतलब ये क्या है, जैसे मतलब कि करता क्या है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, करता क्या है, स्कोप इसका ये है, दायरा ये है। ठीक है, अब इसका दायरा देखो कि ये कहाँ तक सोचता है। सोचता किन के, मतलब कि सोचना किन किन लोगों के लिए सोचना। ठीक है, सोचना, सोचता किन किन लोगों के लिए वह सोचता है। ये तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो आपका दायरा हो गया। इसमें आपका है पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास। इसमें क्या करता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए सोचता है, आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। तीनों आयाम को एकीकृत करता है ताकि विकास से टिकाऊ हो। तो ये सोचता है, इसका सोचने का क्षमता यहाँ तक है, यहाँ तक भी ये सोचता है। नेक्स्ट आपको इसका लक्ष्य की बात करते हैं। इसका लक्ष्य क्या होता है कि सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जिसमें कोई पीछे ना छूटे। तो इसका उद्देश्य, लक्ष्य ये होता है। लक्ष्य इसका देखो, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण की रक्षा करना, ताकि विकास की प्रक्रिया जारी रह सके और भविष्य के लिए संसाधन बचे रहे। तो ये इसका उद्देश्य ये होता है। तो तीनों के अंदर में बेसिकली ये अंतर है, तीन तीन पॉइंट के आधार पर हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 है। ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियों के बीच में तीन तुलनात्मक अंतर लिखने हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, सभी का ना सबको पता है क्या क्या अंतर है। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं जैसे कि ठीक है, पहला बात करते हैं जैसे कि तीनों के अंदर में, दोनों के अंदर में किन किन आधार पर अंतर हो सकता है। आकार के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर अंतर रहेगा। बस्तियों क्या आय के, बस्तियों वाले के आय के आधार पर आय है। नगरीय में ज्यादा से ज्यादा आय, ज्यादा उनकी सैलरी है क्या, बस्ती और ग्रामीण बस्ती वाले में कम सैलरी है, ये सब। ठीक है, और स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब अंतर है। स्वच्छता, संसाधन तक पहुंच, उच्च जीवन शैली, इन सब में दोनों के अंदर में ये अंतर है। तो हमारे को कोई भी हम एक एक पॉइंट ले लेंगे उसके आधार पर, जैसे कि जनसंख्या घनत्व हो गया। ग्रामीण बस्तियों विरल आबादी वाली होती है, जबकि नगरीय बस्तियां घनी आबादी वाली होती हैं। पहला ही अंतर हो गया। नेक्स्ट आप अंतर लिख सकते हो, आर्थिक गतिविधि। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और वानिकी, वानिकी मतलब कि फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट से संबंधित, वन से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, जैसे प्राथमिक गतिविधि में लगे रहते हैं। ठीक है, वन से संबंधित में जो भी फल फ्रूट ये सब होता है, उन सब पे से व्यापार करते हैं। ठीक है, उन पे आश्रित होते हैं, उन पे निर्भर रहते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्र में लोग उद्योगों, सेवाओं, प्रौद्योगिकी पर आधारित विविध गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए होते हैं। तो इन दोनों में अंतर ये है, आर्थिक हो गया। जीवन शैली के आधार पर हम बात कर लेते हैं। ग्रामीण समाज में लोग परंपरागत जी ठीक है, परंपरागत जीवन जीते हैं और सामाजिक संबंध अधिक घनिष्ठ होते हैं। सामाजिक संबंध क्या होता है, उनमें बहुत ज्यादा होता है। जबकि नगरीय से समाज में जीवन शैली आधुनिक होती है और सामाजिक संबंध अपेक्षाकृत औपचारिक होते हैं, मतलब कि वह अपने काम से काम मतलब रखते हैं। इसमें व्यवहार व्यवहार सब हो गया, ये सब वह सामाजिक संबंध बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। और बस, तो इसी का आंसर आपकी ये तीन ही पॉइंट ये लिखोगे। चलो, आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो कमेंट्स कर लेना, सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23 है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में, आसानी क्वेश्चन है। तो पर्यटन दुनिया की सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि बनकर बनी गई है। ठीक है, सबसे पता है तीसरे सबसे बड़ी गतिविधि कौन सा, हमारा पर्यटन है। इसको याद करके रख लो, इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो अपने उत्तर के समर्थन में कोई तीन उपयुक्त बिंदु देकर कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। मतलब कि हमारे को बता रहे किस प्रकार से ये पर्यटन जो है तीसरे गतिविधि, ये सबसे बड़ी तृतीय गतिविधि बन गई है। ठीक है, किस प्रकार से, कैसे। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका पहला आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा आय। ठीक है, विदेशी मुद्रा आय जो अपना पर्यटन से हो गया, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो ये कई देशों के लिए विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत है, जो
उनकी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है। तो ये हो गया, विदेशी मुद्रा इससे आता है, रोजगार सृजन के अंदर में ये महत्वपूर्ण है। तो पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जैसे होटल, परिवहन, गाइड करना, अन्य गति संबंधित सेवाएं। तो नेक्स्ट पॉइंट आप और लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, आधारभूत संरचना का विकास। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नया परिवहन नेटवर्क, आवास सुविधाओं, अन्य बुनियादी ढांचे का विकास होता है, जिससे कि स्थानीय समुदायों को लाभ मिलता है। ठीक है, अब इस सब का संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा तो वहां पर लोग चाहिए होंगे बनाने के लिए। ठीक है, तो इसलिए स्थानीय समुदायों को क्या मिला, लाभ मिला। ठीक है, और नेक्स्ट आप लिख सकते हो आर्थिक विकास। कोई भी 3 पॉइंट याद करके 3 पॉइंट लिखना, 4 पॉइंट मत लिखना। ठीक है, जो भी आपको 3 बेस्ट याद हो जाए। आर्थिक विकास में योगदान। ठीक है, ये आर्थिक विकास में योगदान देता है, ये स्थानीय व्यवसायों, ठीक है, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक उद्योगों को प्रोत्साहित करके क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये सब इसके विशेषता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी का अथवा वाला आएगा। देखो, ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों में किन्हीं 3 बिंदुओं पर हमारे को अंतर बताना है। ठीक है, ग्रामीण विपणन केंद्र मतलब जो गांव के मार्केट होते हैं, ठीक है, शहर के मार्केट के अंदर में क्या अंतर है वह देखो। ठीक है, तो हम बात करते हैं, ये रहा पहला पॉइंट, आप लिख सकते हो जनसंख्या घनत्व। ग्रामीण विपणन केंद्र कम जनसंख्या घनत्व वाले लोगों वाले क्षेत्रों में होते हैं, जबकि नगरीय विपणन केंद्र जो अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में, शहरों में स्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हो उत्पाद और सेवाएं। ग्रामीण केंद्र मुख्य रूप से कृषि उत्पादों, बुनियादी जरूरतों से संबंधित वस्तुओं का व्यापार करते हैं, जबकि नगरीय केंद्र नवीन उत्पादों, जीवन शैली से जुड़ी वस्तुओं, विविध सेवाओं की एकीकृत एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं, बहुत सारी सेवा प्रदान करते हैं। दोनों में उत्पाद और सेवाओं का अंतर हो गया। उपभोक्ता व्यवहार की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता सामर्थ्य और विश्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि नगरीय उपभोक्ता उपभोक्ता जो होता है रुझानों, ब्रांड को देखते हैं, ये कैसा ब्रांड आएगा, अच्छे अच्छे ब्रांड को देखते हैं, गुची, प्राडा, ये सब। ठीक है, और ब्रांडों और उच्च क्रय शक्ति पर जोर देते हैं। उच्च क्रय शक्ति मतलब कि अच्छे खासे मूल्य पर वह जोर देते हैं। नेक्स्ट आप लिखो बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। ग्रामीण केंद्रों में अक्सर व्यक्तिगत और व्यवसायिक सेवाओं का विकास कम होता है। ठीक है, व्यवसायिक सेवाओं का विकास कम होता है, जबकि नगरीय केंद्रों में अधिक विकसित खुदरा दुकानें और बुनियादी ढांचा होता है। उनके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बात की जाए तो वो भी अलग अलग है। तो ये 4 पॉइंट है, कोई भी 3 बेस्ट पॉइंट याद करके इसका आंसर याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होता है, हमारा सेशन स्टार्ट होता है डी। ठीक है, 24 से लेकर 28 तक हमारे सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, और सारे के सारे ही आसान है। पहले आपको बता रहा हूँ आसान है। ठीक है, सच में आसान है, मजाक से हटके। ठीक है, तो पहला हमारे को क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो लास्ट ये दोनों क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को याद कर लेना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कई साल हो गए पढ़ाते हुए, प्लस में क्वेश्चन भी देखते हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते इतने क्वेश्चन आप मेरे सामने में पढ़ते, उनके क्वेश्चन को आंसर लिखते समय पे इतने क्वेश्चन मेरे सामने में आते हैं, क्वेश्चन पढ़ते समय पे क्वेश्चन इतने सामने आते हैं, मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। बार बार जो रिपीट हो, बार बार आए, हर साल आए, इंपॉर्टेंट पता चल जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने, लोगों के वितरण को प्रभावित करने वाले किन 5 कारकों को हमारे को बताना है। ठीक है, लोगों के वितरण को, तो आसान ही हो गया। देखो, रोग के वितरण के सबको पता है कौन कौन से कारण होते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखो कि वेतन को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक आप होता है बाजार। ठीक है, बाजार होता है तैयार उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता, बाजार की उपलब्धता। ठीक है, उपलब्धता जुड़ी होना जरूरी है, उपलब्धता। ठीक है, उपलब्धता होना जरूरी है। अगर जो हमने सामान वस्तु को हमने उत्पादन कर लिया है, उसके लिए हमारे को बाजार उत्पन्न उजार जो बाजार है उसको उपलब्धता मतलब कि उपलब्ध बाजार होना जरूरी है, और जिससे अपने वस्तुओं को बेच सके, और बाजार में वस्तुओं की मांग और खरीदने की क्षमता भी होने शामिल होनी चाहिए, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आपका कच्चा माल। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता और सरलता से परिवहन योग्य होना चाहिए। भारी वजन, सस्ते मूल्य और वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप ही स्थित होते हैं, इस्पात, चीनी और सीमेंट। ठीक है, तो मतलब कि जो कच्चे माल आपके आएंगे वह सस्ते होने चाहिए, सरलता से जल्दी से मिल जाने चाहिए, और परिवहन योग्य आपके होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा तीसरा, श्रम। मतलब कि जो लोग, श्रम मेहनत करने वाले लोग भी चाहिए,
तो उद्योगों की अवस्थी में श्रम एक महत्वपूर्ण कारक है। भले ही आधुनिकीकरण के कारण कम श्रम की आवश्यकता कम हो गई है, फिर भी कुछ प्रकार के उद्योगों में अब भी कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो ऊर्जा। ऊर्जा या शक्ति, जैसे कि हर एक उद्योग को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की आवश्यकता होती है, तो वह उद्योग जिनमें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा के स्रोतों के समीप लगाए जाते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम उद्योग हो गया, इसका आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट आप फिफ्थ पॉइंट आप ये लिखो, परिवहन हो गया। कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए अपरिचित सामग्री को, मतलब कि जो बना करके हमने जो बना दिया कच्चे माल से बना करके एक मूल्यवान वस्तु बना दिया है, सामग्री को बेचने तक बाजार तक पहुंचाने के लिए तीव्र और सक्षम परिवहन सुविधाएं अत्यंत आवश्यक है। तो परिवहन आपका हो गया। और इसमें एक और आप जो मैंने 7 पॉइंट लिख रखे हैं, 7 में से कोई भी बेस्ट 5 याद कर लेना, इसका आंसर कोई, ठीक है। ये सब पढ़ लेना, आसान है, कोई मैंने मुश्किल भाषा में नहीं लिख रखा है, आसान आसान शब्दों में लिख रखा है ताकि आपको डायरेक्ट याद भी हो जाए, समझ में भी आए, ठीक है। एक भी छोटे मोटे, एक भी बड़े बड़े जो कठिन कठिन शब्द होते हैं, ठीक है, उनका यूज नहीं किया मैंने। नेक्स्ट आपका इसका अथवा वाला क्वेश्चन आएगा, आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की कोई 5 विशेषता समझाइए, ठीक है। आधुनिक बड़े पैमाने के विनिर्माण की कोई 5 विशेषता हमारे को समझाना है। तो ये आसानी आएगा, देखो क्या आएगा। तो बड़े पैमाने के जो उद्योग होते हैं तो हमारे को बताना है बस। तो देखो, तो पहला बात करते हैं, इसमें होता है श्रम विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। इसमें श्रम का विभाजन किया जाता है जहां प्रत्येक श्रम में एक ही कार्य को बार बार, ठीक है, बार बार करता है, जिससे वह उस कार्य में क्या हो जाता है, वह माहिर हो जाता है और जिससे दक्षता बढ़ती है, क्वालिटी क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका उत्पादन प्रक्रियाओं में मशीनों, ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया में मशीनों और रोबोट, ठीक है, रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया जाता है। यह उत्पादन को तेज और अधिक सटीक बनाता है और अकुशलता को, मतलब कि अकुशलता मतलब कि गलतियों को कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हैगा 3, अनुसंधान और विकास के माध्यम से लगातार नई तकनीकों को अपनाया जाता है इसके अंदर में। नेक्स्ट इसका विशेषता आपका होता है, बड़े संगठनों में जटिल पदानुक्रम होता है। अब ये बड़ा संगठन है, बड़ा औद्योगिक हैगा, तो उसमें जटिल पदानुक्रम होता है। पदानुक्रम में अलग अलग पद पे अलग अलग लोग सब रहते हैं, जिसमें प्रबंधन हो गया, कार्यकारी हो गया, उत्पादन स्तर हो गया, ये सब बटे हुए होते हैं। नेक्स्ट आप पॉइंट लिस्ट फिफ्थ पॉइंट, बड़े पैमानों पर विनिर्माण के लिए भूमि, भवन, मशीनरी और बुनियादी ढांचे पर भारी मात्रा में धन का निवेश करना पड़ता है। इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। तो ये 5 पॉइंट से जो आप लिख सकते हो, ठीक है, ये 5 पॉइंट से जो आप लिख सकते हो आराम से। तो आज की इस क्लास को हम बेसिकली ठीक है, आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे के क्वेश्चन को हम, कुछ क्वेश्चन हमारे जो बचे, क्लास लंबा ना हो इसलिए हम आगे के क्वेश्चन को हम 25 से लेकर के आपके मैप वाले क्वेश्चन बच जाएंगे। मैप के लिए आपको बता दूं, मैप के लिए मैंने 2 वीडियो बना दिया। आपका वर्ल्ड का मैप एक अलग बना दिया है और इंडिया का मैप मैंने अलग अलग बना दिया, ठीक है। दोनों वीडियो जो आप कहेंगे 15 से 20 मिनट वाले वीडियो हैं, ज्यादा लंबे लंबे वीडियो नहीं है, आसान है। सारा का सारा सिलेबस मैंने, पूरा सिलेबस जो आपका है पूरा मैप का मैंने कर दिया इंडिया और भारत का, जिससे कि आपसे 10 में से 10 मार्क पूरे पक्के हो जाएंगे। वीडियो देख लेना, ठीक है। वीडियो मैं, दोनों वीडियो का लिंक आपको मैं वैसे चैनल पे जाओगे मिल जाएगा, तभी भी नहीं तो कमेंट्स कर देना, वैसे भी लिंक मैं दे दूंगा उसमें, ठीक है। फटाफट से जाके मैप के लिए 10 मार्क पूरे पक्के कर लेना, ठीक है। और आगे के जो आपके 5 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन आपके बच गए वह उसको मैं अगले नेक्स्ट क्लास के दिन मैं फटाफट से करा दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में मैं। और आपसे जुड़ने यहाँ तक वीडियो को देखा हमारे, उसके लिए थैंक यू दिल से। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहो, और वीडियो पे चैनल पे आपसे स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, और लाइक भी कर देना, लाइक करना मत भूलना। ये 2 चीज की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।